जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो सीज फायर लागू कर दिया गया है आज 17 बजे यानी कि शाम के 5 बजे और इसकी घोषणा भी हो गई दोनों तरफ से। लेकिन सबसे पहले ये घोषणा हुई अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया। अब सवाल ये है कि देखिए, आज हम अगले 1 घंटे में समझेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ वो था क्या, पाकिस्तान का इरादा क्या था, और जब हटा पीछे तो भिखारी पाकिस्तान पैसे लेकर हटा। आईएमएफ से पैसा मिला और पीछे हटा, लेकिन भारत ने छोड़ा क्यों, यह भी अहम पहलू है। भारत को मिला क्या, यह भी अहम पहलू है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि आखिर इस सबके पीछे का एजेंडा पाकिस्तान का घिनौना वाला वो था क्या, मुल्ला मुनीर का वो एजेंडा था क्या, भारत में के भीतर वो कौन सा धर्म युद्ध छेड़ना चाह रहा था। आज इसकी भी हम समीक्षा करेंगे ताकि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसके एजेंडे से सतर्क रहें और इसी तरह आगे भी इसको मात देते रहें। तो आइए शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। लेकिन बड़ी खबर से सुर्खियों से पहले बड़ी खबर आ गई है। सीज फायर के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। यह बड़ी बैठक पीएम आवास पर चल रही है और सीज फायर के बाद ये हाई लेवल मीटिंग, मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। यहां पर पीएम के आवास पर यह बैठक चल रही है। तीनों सेना के अध्यक्ष भी यहां बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी बैठक, अहम बैठक, जाहिर है सीज फायर के बाद की स्थिति पर आकलन के लिए बैठक है जिसमें विदेश मंत्री मौजूद हैं। पीएम जाहिर है पीएम आवास पर है, तो पीएम के साथ ये मीटिंग चल रही है और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं यहां पर मौजूद। क्या है एजेंडा? कमलेश सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तो इस हाई लेवल मीटिंग के एजेंडे के बारे में क्या जानकारी मिल रही है हमें? देखिए, चूंकि भारत सरकार के और पाकिस्तान ने दोनों युद्ध विराम की घोषणा की है और पाकिस्तान के कहने पर यह युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन 12 तारीख को दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की वार्ता है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की वार्ता है। और यही डीजीएमओ जो पाकिस्तान ने पहले 3:30 बजे सुबह फोन किया सामने, जिसके बाद ये आपको एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच। तो संभवतः अभी जो मीटिंग चल रही है इसमें विदेश मंत्री भी है, विदेश सचिव भी है, रक्षा सचिव है, रक्षा मंत्री भी है, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी है, एनएसए भी है और सीडीएस अनिल चौहान भी है। तो संभवतः उसी डीजीएमओ लेवल जो बातचीत होने वाली उसमें रूपरेखा तय की जाएगी और ये तय किया जा रहा हो कि क्या क्या भारत सरकार के युद्ध विराम घोषणा करने से कितना नुकसान पाकिस्तान को, डैमेज कंट्रोल कितना हुआ है, असेसमेंट उस पर बातचीत चल रही होगी। और आगे भारत, क्योंकि डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद भारत को पूर्ण विराम से युद्ध विराम पर भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि ये फौरी तरफ से राहत मिली है। तो इसी चीज में किस स्तर पे बातचीत का पाकिस्तान से, किस स्तर पे बातचीत किया जाए, किस किस कंडीशन पे बातचीत की जाए, ये भी तैयार हो रहा होगा। क्योंकि 12 तारीख को अगर डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होगी सुबह 12 बजे, उसमें तय हो जाएगा कि ये बातचीत की रूपरेखा कैसे आगे बढ़ेगी, किस दिशा में आगे बढ़नी है। लेकिन भारत सरकार ने रुख पहले साफ कर दिया है कि पहले जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने यह भी कहा कि एक्ट ऑफ टेरर भारत के खिलाफ उसको एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, यानी बहुत बड़ा फैसला किया है। ऐसी स्थिति में जब भारत से साफ साफ कर दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी बैठक हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में जो अगले स्तर की बातचीत होगी उसमें किन मुद्दों पर बातचीत करनी है, या फिर जो संपूर्ण समझौता कर सकती है। अभी सीज फायर की बात है, जो पूर्ण सीज फायर होगी उसमें क्या क्या बातें हो सकती है उस पर चर्चा कर रही होगी और असेसमेंट भी हो रहा होगा। कमलेश, जाहिर है कि अब ये सीज फायर के बाद के स्थितियों का आकलन और आगे के लिए अपने आप को तैयार किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के दोगलेपन और पाकिस्तान के झूठ और फरेब पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, यह तो मुमकिन नहीं है। तो फिर सवाल है कि अगर एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर एज ए पॉलिसी भारत ने डिक्लेयर किया है, वो भी सीज फायर से पहले, तो जाहिर है अमेरिका ने अगर मध्यस्थता की है तो भारत ने इसको एज ए कंडीशन रखा होगा। तो जाहिर है अब भारत हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहेगा। हो सकता है यह भी एजेंडा हो इस मीटिंग का। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने, जो कि तीनों आर्मी के कमांडर की जो ब्रीफिंग हुई उसमें ये कहा गया कि तीनों सेना हमेशा चौकन्ने रहेंगे और एक भी भारत की संप्रभुता में एक भी दखल को एक्ट ऑफ वार मानेंगे। यानी अभी जो स्थिति है, अभी जिस तरह से सेना चौकन्ना मुद्रा में सजग है, इसी मुद्रा में हमेशा रहेगी और किसी भी हिमाकत को
पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत करेगा, वो किसी भी वेश में हो, किसी भी सलवार पहन के भी क्यों नहीं आवे, यानी अगर वो इन्फिल्ट्रेशन भी करेगा तो उसको भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो साफ है इसी स्तर पे बातचीत होनी है और इसी कंडीशन पे बातचीत होनी है। अब देखना होगा 12 तारीख को जब दोनों डीजीएमओ बैठेंगे तो क्या बातचीत निकलती है। जी बने रहिए हमारे साथ कमलेश। हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद दत्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ। विनोद दत्ता जी, ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठक कर रहे हैं और यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़े हुए और विनोद दत्ता साहब दोनों जुड़े हुए। क्या माना जाए विनोद जी कि अब आकलन के लिए क्या है, सामने क्या है? हमारे सीज फायर हुआ है, भारत ने उससे पहले एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है, तो अब इसमें समीक्षा में क्या पॉइंट्स होंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या आगे? देखिए, पहली बात तो इस सीज फायर का मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि ये भारत की जीत है। क्योंकि भारत ने हमेशा अपना जो संयम है उसको रखा और कभी इसको एस्केलेट नहीं होने दिया। पाकिस्तान को कई मौके दिए, पाकिस्तान को कई बार वार्निंग दी कि युद्ध इसका हल नहीं है, और भारत चाहता तो पाकिस्तान को बड़े आसानी से मसल सकता था या उसको ओवर पावर कर सकता था, लेकिन भारत की ये कभी मंशा नहीं रही है। लेकिन 3-4 चीजें इससे निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल साफ और वाजे हो गया है कि भारत इतने प्रिसीशन अटैक कर सकता है। जब वो उनके सेंटर्स में अटैक कर सकता है, उनकी बिल्डिंग्स में कर सकता है, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में कर सकता है दहशतगर्दों के, तो जो दहशतगर्दी की लीडरशिप है उसको भी वो ट्रैक करेगा और मार देगा। दूसरी चीज, भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को ये पता लग गया कि किस तरह की प्रोफेशनल आर्मी है। हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह का स्ट्राइक्स किए, मुझे नहीं लगता कि विश्व में इसके कोई बहुत ज्यादा इतने बढ़िया एग्जाम्पल होंगे साफ तौर जितना पे हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने। और शायद यही वजह है जो आप कह रहे हैं जी विनोद दत्ता साहब की, यही वजह है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका था, साफ पूरी दुनिया को कह रहा था कि बचाइए, कोई आकर मध्यस्थता कीजिए। अमेरिका से वहां पर पाकिस्तान के राजदूत जा करके बोल रहे थे कि बचाइए और मध्यस्थता कीजिए और भारत से बचाइए, तो वो तो हम देख ही रहे थे। देवनाथ साहब, जो हम इस वक्त हम बैठक की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो पीएम के आवास पर इस वक्त चल रही है, वहां पर मौजूद हैं विदेश मंत्री, तीनों सेना के चीफ मौजूद हैं। क्या अब भारत ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, तो इसके लिए तो हमें हमेशा 24 घंटे अब एक्ट ऑफ वॉर, मतलब वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्या ये यहां पर समीक्षा चल रही होगी कि अगर एक आतंकी हमला मतलब सीधे पाकिस्तान पर हमला भारत का होगा? जी हाँ, ये जो वक्तव्य निकला है भारत सरकार की तरफ से कि अगर एक पाकिस्तानी आतंकवादी हम पाकिस्तान और मुझे आपको रुकना पड़ेगा। वहीं हम कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। खबर बड़ी आ रही है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। अखनूर में फायरिंग सीज फायर के बावजूद। सालों से आप लोगों ने देखा है, आप लोग सेना के बड़े पदों पर रहे हैं और कि सीज फायर का हमेशा उल्लंघन करने वाला है, और अभी सीज फायर की घोषणा हुई है। 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ है और 8 बजे सीज फायर के उल्लंघन की खबर हमारे सामने आ गई। हमारे संवाददाता रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, कहां पर ये और क्या कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान वही घूम फिर के हम एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। और हालांकि अभी 3 घंटे पहले ही सीज फायर का वायलेशन जो है सीज फायर किया गया है और 3 घंटे बाद ही सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिल गया है। इस समय अगर कहा जाए तो जो कैरी बटल का इलाका है, जो सुंदरबनी का इलाका है और खासतौर पर जो अखनूर का इलाका है, यहाँ पर भारी गोलाबारी जो है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारतीय सेना जो है अब उसका जवाब दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगातार फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। इस प्रकार कैसे कोई युद्ध विराम जो है वो कर सकता है? अगर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन इस प्रकार किया तो जिस प्रकार से हालांकि मध्यस्थता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, हालांकि दोनों देशों ने माना कि हम
तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना जो है, जैसा हमेशा से होता रहा है, तो पाकिस्तान की सेना जो है वो भी सत्ता चलाती है पाकिस्तान के अंदर, और जी। देखा जाए तो वहां की सरकार की बिल्कुल नहीं चलती है। यही वजह है कि अब भी जो मुनीर के लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, मुनीर की सेना जो है वो नहीं मान रही है, वो लगातार फायरिंग जो है वो कर रही है। करारा जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। जी, साफ तौर पे पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है। देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, ये भी समझेंगे हम कि ये पाकिस्तान की फितरत तो खत्म होने वाली नहीं। एक उदाहरण दे रहे थे रविंद्र हमारे संवाददाता कि पाकिस्तान की फितरत कैसी रही है, और वहीं सीधा नहीं हो सकता पाकिस्तान। जी देवनाथ साहब, तो आप जो बोलना शुरू कर रहे थे, ये देखिए 3 घंटे नहीं हुए फिर से शुरू हो गया, पाकिस्तान की हरकतें शुरू हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है अभी, जैसे हम देख रहे हैं। इसी वजह से टीजीएमओ का जो मुलाकात है वो फिर परसों रखा गया है 12 बजे, कल के लिए नहीं, ताकि उभय पक्ष के जो कमांडर्स हैं वो आज का सारा रात और कल का सारा दिन अपनी अपनी फौजों को शांत करने में लगे रहें, ताकि लोअर लेवल पे कोई कैप्टन साहब या सूबेदार साहब इस तरह की गुस्ताखी करने से बाज आए। ऐसा समय लग जाता है ऑर्डर्स को टॉप से लेके बॉटम तक परकुलेट डाउन होने में, क्योंकि सीजफायर हुआ है, सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं, वो फौजी ऑर्डर्स हैं, वो एयर हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर से कमांड हेडक्वार्टर तक जाएंगे, वहां से वो डिव हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर तक जाएंगे, वहां से ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर तक जाएंगे, रेजिमेंट्स तक जाएंगी, तो समय लग जाता है। और जाहिर बात है, क्योंकि फौज है, सब लोग थोड़े बहादुर होते हैं, देश सेवक होते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वो जोश जो है अगले 12 घंटे 24 घंटे तक रह जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस हमने दूसरे देशों में भी देखा है, जहां सीज फायर के बाद भी इधर उधर छोटा मोटा फायरिंग कुछ घंटों के लिए होता रहा। वो बहुत सामान्य सी बात है, नॉर्मल है। देखिए, बड़ी बात यह, बहुत ही बड़ा डिसीजन आज स्टेटमेंट दिया गया कि अगर एक भी आतंकवादी घटना भारत में हुई तो उसको सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा। अब ये जो है एक पैराडाइम शिफ्ट है, गेम चेंजिंग हमारी जो फिलॉसफी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेररिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ शो में हैं। देखिए, हमें अभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बनाने पड़ेंगे, एसओपीज ड्रॉन करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल अगर दिल्ली में समझिए जामिया मिलिया के बाहर एक सुतली बम फट गया और 2 ऑटो में आग लग गई, क्या वो एक टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा? और क्या हम पाकिस्तान पर फायर खोल देंगे? समझिए कल परसों जम्मू में एक बस में किसी अननोन शख्स ने, जो कि शायद आतंकवादी हो, उसने किसी एक बंदे को अपनी पिस्टल से गोली मार दी जम्मू में बस स्टैंड में, तो क्या हम तुरंत अपनी फौजों को पाकिस्तान की तरफ कूच कर देंगे? तो किस तरह की आतंकवादी कार्रवाइयां को हम ऐसा बड़ा आतंकवादी कार्रवाई मानेंगे कि हम तुरंत उसको वॉर समझ लेंगे? ये समझना पड़ेगा, वॉर, अगर हम किसी को वॉर एक्टिविटी मान लेते हैं तो वो उसका मतलब है बातचीत करने के सारे रास्ते उस वक्त और अंडर कंसिडरेशन नहीं है। उस वक्त पहली चीज जो होती है ओपन फायर। अब इस तरह से अगर ऑर्डर्स आते रहे ऊपर से, पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, उनको मिलिट्री या एयरफोर्स किस तरह से अमली जामा पहनाएगी, एक ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी जेसीओ, ऑर्डिनरी जवान को कंट्रोल में रखने के लिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। हमने इजराइल एयरफोर्स में देखा है, इजराइल आर्मी में देखा है कि सीज फायर वॉयलेशन क्यों बार बार होता है, क्योंकि वहां पर सब लोग ट्रिगर हैप्पी हैं, मौका मिल। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में, जैसा आपने बताया, एसओपी को लेकर के आने वाले दिनों में एसओपी डिजाइन होगा और इसको लेकर के एक प्रोटोकॉल भी सामने आएगा। इस वक्त ये एज अ पॉलिसी भारत ने जरूर इसका ऐलान कर दिया है। तो अब मैं आप लोगों के पास लौटता हूं, जरा ये भी समझने की अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम,
बल्कि उससे पहले मुनीर का वो बयान हिंदू मुस्लिम वाला, फिर पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच में टकराव, वो था क्या? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर दिन, हर घंटे, हर पल, हर क्षण का अपडेट जानना चाह रहा था देश। शाम के लगभग 5:35 पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट अचानक आता है और यह पोस्ट किसी का और का नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होता है। ट्रंप के ट्वीट ने सबको चौंका दिया, सभी हैरान रह गए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि रात में यूएस की मध्यस्थता में लंबी चली बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमला रोकने को तैयार हो गए हैं। ट्रंप के इसी ट्वीट के बाद अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की पुष्टि कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि कर दी गई और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है, बताया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है, वो ऐसा करना जारी रखेगा। इसके साथ ही भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। सीज फायर से ठीक एक दिन पहले आर्थिक बदहाली से बेहाल पाकिस्तान को आईएमएफ की बैठक में बड़ी राहत भी मिली। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 अरब के लोन की मंजूरी दे दी। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान पर सैन्य तनाव कम करने को लेकर दबाव बनाने में आईएमएफ के लोन की भी अहम भूमिका हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर पर समझौता जरूर हुआ है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के फैसले नहीं बदले हैं। आतंकवाद पर भारत का रुख बिल्कुल सख्त है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है और बनी रहेगी। तो अब जरा ये समझिए कि ये सब कुछ जो अगर हुआ है तो बैकग्राउंड में चला क्या है और क्या हासिल हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर नेताओं का क्या क्या कहना है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, इसको पहले सुनते चलिए। हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के ट्वीट से मालूम पड़ा, भारत सरकार से नहीं, वहां से मालूम पड़ा। ये बड़ा प्रत्याशित है कि बाहर के एक देश के राष्ट्रपति से मालूम पड़ रहा है। खैर, जो हमारी मांग है वो हम आज पुनः दोहरा रहे हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और एक विशेष सत्र संसद का होना चाहिए। क्या खोया क्या पाया यह जानना इस देश का अधिकार है। देर आए दुरुस्त आए। 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज। मैं समझती हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दिनों के बाद इत्मीनान का सांस लिया होगा। जैसा आप जानती हैं, जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है तो सबसे पहले जो शिकार वो हमारे लोग हो जाते हैं। और पिछले कई दिनों में हमारे कई मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जवान लोग जो हैं शेलिंग के शिकार हो गए। हमारे अस्पताल चाहे उड़ी हो, बारामूला हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जख्मियों से भरे हैं और यही हाल वहाँ भी है, पार भी वही हाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त इसमें इंटरवीन करना बहुत अच्छी बात है, पर मैं समझती हूँ हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत तरक्की पजीर मुल्क है। इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd नंबर पे है, पॉपुलेशन मेरे ख्याल में पहले नंबर पे है और बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी किसी की इंटरवेंशन की। कि मेरा मानना है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अब बड़ा भाई बनना चाहिए। दहशतगर्दी कबूल नहीं, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, मगर कोई भी दहशतगर्दी का वाकया ये फैसला करे कि हमारे बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए, मुझे लगता है ये फैसला उनका नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दों का। रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ, दोनों ही मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब जरा सा इसको समझते हैं हम, क्या हुआ, कैसे इसको समझा जाए। पाकिस्तान
मुंह की खाया, पाकिस्तान का एजेंडा नाकाम हुआ, पाकिस्तान का जो की कोशिशें थी वो नाकाम हुई, लेकिन इससे हिंदुस्तान को हासिल क्या हुआ इस सीज फायर से? देखिए, सीज फायर के बाद भारत की विजय इसमें मैं इसलिए कहूंगा कि भारत ने पहली बात तो पाकिस्तान को ये बता दिया और विश्व को कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं, और फिर भी हम उतना बड़ा दिल रखते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट, शहबाज शरीफ को एडवाइस थी कि आप इंडिया से डायलॉग के जरिए बात करिए, और क्योंकि जंग कोई उसका इलाज नहीं है। तो पहली जीत तो यही है डिप्लोमेटिक्स। दूसरी ये है कि हमने पूरे विश्व समुदाय को सेंसिटाइज किया। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान भी इसलिए माना है क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की तो चलती नहीं है, वहां तो जो सेनाध्यक्ष कहता है वो सरकार बोलेगी। तो सेनाध्यक्ष इस चक्कर में थे कि भाई ये जो पॉट है ये बॉईल करता रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सियासत होती नहीं है जब तक कश्मीर कार्ड ना खेला जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी की मतलब उसकी जो शीन और शाइन है, वो जिस धुलाई हो रही थी, चाहे वो BLA की तरफ से हो, TTP की तरफ से हो या और कहीं से हो, और इधर से इंडिया ने एक नया फ्रंट खोल दिया था। क्योंकि आप 3-4 दिनों में देखिए किस तरह से इंडिया ने बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट, किस इंटेंसिटी से उसके जो हवाई अड्डे थे उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये तो एक ट्रेलर था, लेकिन हाँ देखिए जंग दोनों देशों के लिए कोई मुफीद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर भारत जंग में जाता तो करीब 10 या 15 साल पीछे चला जाता, क्योंकि ये बहुत मतलब आजकल बड़ा कॉस्टली अफेयर है। अगर आप देखें करीब $50 मिलियन खर्च हुए थे सन 71 में, लेकिन सन 71 के बाद काफी महंगाई हो गई है। अगर ये 3 या 4 हफ्ते का युद्ध होता तो करीब 6 से 8 लाख करोड़ रुपया खर्च होता। तो ये चीज तो अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान अभी आपने खुद दिखाया कि पाकिस्तान पे रिलाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक ऐसा रोग स्टेट है, वो फिर कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में भारत के लिए समस्याएं खड़ी करेगा। लेकिन हाँ, भारत ने कम से कम ये जो नैरेटिव दिया है कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। देवनाथ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था कि भाई क्या उसमें, क्योंकि उन जो टेररिस्ट एक्ट हैं उनको डिफाइन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किसको बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर के तहत हम लाएंगे। और जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो पूरा भारत एक हो गया था और ऑलमोस्ट दोनों देश युद्ध के कगार पे खड़े थे। तो ब्रिगेडियर दत्ता, तीसरी चीज ये असल में अभी क्या है जो कुछ सवाल उठने शुरू हुए हैं, जैसे हमने सुना कांग्रेस के भी मेहमान का कि वो कांग्रेस के जो नेता का वो कह रहे थे कि हमें अमेरिका से पता चला, बेहतर होता भारत से पता चलता। महबूब अमुद्दीन ने कहा कि अब भारत बहुत बड़ा है, उसको कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करे उसकी जरूरत नहीं है, खुद बिग ब्रदर बनना चाहिए। सवाल ये है अब मेरा यहाँ पर कि क्या इस मामले में यूएस ने इंटरवीन करके अगर फिर से एक बार रुकवा दिया तो हम पुराने पैटर्न पे लौट गए क्या? क्या हमको इस बार डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए था? मुझे लग रहा है कि आज भी देश कुछ ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा चाह रहा था देश, पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना चाह रहा था देश, वो हम दे पाए क्या सबक? देखिए, भारत ऑल आउट वॉर के फेवर में तो कभी नहीं था। लिमिटेड ऑफेंसिव के जो ऑप्शन थे उस पे मतलब ये मेरे विचार हैं कि शायद वो एक बेहतर ऑप्शन होता कि हम POK, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, हम उसको ले लेते। और यकीनन पाकिस्तान इस समय सबसे कमजोर था, और अगर सरकार की ये मंशा थी कि हमें POK लेना है तो इससे बढ़िया बेहतर समय नहीं था। तो अगर सरकार की मंशा है कि साहब POK हमने लेना है, तो एक हमने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। और अगर भारत की मंशा यही है कि साहब हम दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों, आतंकवाद खत्म हो, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा, उसके जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है उनको बदलता रहेगा। सवाल यही है उसके यहाँ जो भी अगर सरकार जी नहीं, सवाल यही है दत्ता साहब कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहेगा तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो आज जब हम शायद, जैसा भी आपने भी कहा, देश भी महसूस कर रहा था
कि पाकिस्तान अपने सबसे बॉटम स्टेट में था, सबसे कमजोर हालत में है पाकिस्तान, तो वाई ये इस वक्त में हमें इस समय पर आकर सीज फायर को मान लेना, बेशक अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया, क्या उसका इंटरवीन करना, मतलब इसको समझने में थोड़ा सा आप लोगों की जरूरत है। देश समझना चाह रहा है, लोग अभी समझना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको चीज बता दूं कि अमेरिका का जो पाकिस्तान के लिए प्रेम है वो कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है। और जी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा फुटहोल्ड चाहता है एशिया में, जहां से वो ईरान और इन सब जो कंट्रीज हैं, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, उन पर नजर रखे। और वो चीज एक जो देश दे सकता है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत है, पाकिस्तान को खाने की मतलब वहां जरूरत है, उसको इक्विपमेंट चाहिए अमेरिका से। F-16 दत्ता साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे देवनाथ जी, लेकिन जुड़ गए हैं, तो एक समय बिल्कुल कम बचा हुआ है इस हिस्से में मेरे पास, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। देवनाथ साहब, आप कितने मुतमईन हैं इस अंजाम से? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी तो जी भरा नहीं था, पाकिस्तान को कायदे का सबक मिला नहीं था। देखिए, जब लड़ाई चालू हुई थी तो हमारा ध्येय, कहते हैं ना अंग्रेजी में एम, बहुत क्लियर था कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना था, ले लिया। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना था, सबक सिखा दिया। तो फौज में प्रिंसिपल होता है, एक नियम होता है कि सिलेक्ट करो एम को और उसको मेंटेन करो। तो हमने वो हासिल कर लिया। तो ये सीज फायर सही टाइम पर हुआ है। जी ठीक है, तो सीज फायर आप एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि सीज फायर सही समय पर हुआ है। हाँ, बहुत सारे और लक्ष्य हमारे हैं, चाहे वो पीओके का हो या पाकिस्तान को टुकड़े करने का हो, तो क्या इन लक्ष्यों पर हम आगे भी उन्हें परस्यू करते रहेंगे, ये देखना पड़ेगा। ये सब रवैया निर्भर करेगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया आने वाले दिनों में रहने वाला है। धन्यवाद विनोद दत्ता साहब, यूके देवनाथ साहब, मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब अगले आधे घंटे में हम ये भी समझने जा रहे हैं कि ये जो पूरा मिस एडवेंचर किया था पाकिस्तान ने पहलगाम और उस तब से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक में, वो दिखा कि भारत के भीतर हर तरह से हारा पाकिस्तान धर्म युद्ध की तैयारी में था कि भारत में करा दें, और इस एजेंडे में मुंह की खाया है पाकिस्तान क्या। लौटकर हम इसी पर चर्चा करेंगे और विश्लेषण भी।